स्टूडेंट, वेलकम टू एसबी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल। आज हम सीडीपी 2019 का पेपर सेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप भी सॉल्व करिएगा। पूरे 30 क्वेश्चन को समझेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने और भी सेट सॉल्व किए हैं 2024 के, जो आपके ऑफलाइन पेपर हुए थे। जनवरी और जुलाई में 2 एग्जाम हुए थे 2024 में, वो सेट हमने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, ये आपका 2019 का जो ये पेपर है, देखिए 2018 वाला भी हमने किया हुआ है और आज 2019 का हम करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको पेपर का स्तर, ठीक है, लेवल पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन जो है वो कैसे आपके पूछे जाते हैं। देखिए 2011 से 2019 तक के जो पेपर हैं वो पहले आपके ऑफलाइन ही होते थे। उसके बाद 2022 से 2019 के बाद से जो आपका एग्जाम हुआ है 2022 तक का, वो आपका ऑनलाइन हुआ था। ऑनलाइन होने के बाद दोबारा से 2023 और 2024 में जो एग्जाम हुआ वो आपका फिर से ऑफलाइन होने लगा है। ठीक है, और अभी जो आपका 14 दिसंबर को एग्जाम है वो भी आपका ऑफलाइन ही होगा। तो ऑफलाइन पेपर आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए 30 क्वेश्चन हम करते हैं तो हमको पूरी तरीके से सारे क्वेश्चन हमें ये समझ में आ जाता है ना, पेपर का लेवल स्तर कैसे है ये सारे। तो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने से हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन हम पूरा सॉल्व करेंगे, आप भी साथ में सॉल्व करते चलिएगा। ये आपका पूरा पेपर है ऑफिशियल 2019 का। ठीक है, तो क्वेश्चन को करेंगे स्टार्ट। सीडीपी पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए पहला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा। तो नूर एक विद्यार्थी है, ठीक है, वो तान्या से अपना लंच बॉक्स शेयर करने के लिए कहती है। उसके बाद क्या कहती है, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। ठीक है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर दर्शाता है। तो आपने नैतिक विकास का सिद्धांत जो कोहलबर्ग ने दिया हुआ था उसमें कितने 3 लेवल हैं और 6 स्टेजेस हैं। तो आपको ये बताना है कि ये जो देखिए इसमें क्या हो, आदान प्रदान, देखिए एक्सचेंज का कहा जा रहा है ना। इसने लंच बॉक्स तो शेयर करने के लिए कहा, लेकिन साथ में इसका रीजन भी दिया हुआ है कि तुम्हें आज अपना लंच बॉक्स मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच बॉक्स साझा किया था। ठीक है, इसमें अपना खुद का जो है, देखिए आज तुम मेरे लिए सामान ले आओ 5 रुपए का, फिर तुम्हें 1 रुपये मिलेगा, बाद में उसका खुद का भी लाभ होता है। तो ये क्या है आपका, ये आपके दूसरा लेवल है। ठीक है, लेवल फर्स्ट है, स्टेज ये सेकंड है। ठीक है, स्टेज सेकंड है, लेवल आपका फर्स्ट ही है। तो देखिए इसमें कानून एवं व्यवस्था, देखिए इसमें नियम का कोई नियम कहीं कहा ही नहीं जा रहा, तो फर्स्ट आपका होगा नहीं। और ये पोस्ट कन्वेंशनल है ही नहीं। देखिए 3 ही लेवल है, प्री कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल है और पोस्ट कन्वेंशनल है। तो ये 3 आपके लेवल हैं, इसमें 6 स्टेजेस हैं। एक लेवल में 2 स्टेज है, तो 3 लेवल हुए और 6 आपके स्टेज हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको नैतिक विकास का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, तभी आप इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए इसमें नियम का कहीं कहा नहीं जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर, तो ये फर्स्ट आपका होगा नहीं। सेकंड में कहा जा रहा है आज्ञा पालन, तो यहाँ कहीं आज्ञा का पालन किया ही नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये सेकंड भी नहीं होगा। थर्ड में कहा जा रहा है अच्छा होना, यहाँ अच्छा होना नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे आदान प्रदान हो रहा है ना, तुम मुझे आज अपना लंच बॉक्स साझा करो क्योंकि कल मैंने आपके साथ लंच जो है वो साझा किया हुआ था। तो यहाँ आदान प्रदान, फोर्थ में ये बातें कही जा रही हैं, तो फोर्थ वाला ही आपका करेक्ट होगा। लेकिन इसमें देखिए जो इसका अवस्था दी गई है जो, वो गलत है ना, जो इसका लेवल दिया हुआ है वो गलत है, लेवल इसका गलत दिया हुआ है, कन्वेंशनल दिया हुआ है। देखिए परंपरागत नहीं होगा, पूर्व परंपरागत होगा, क्योंकि लेवल जो होते हैं वो आपके 3 होते हैं। पहली क्या होती है, पूर्व परंपरागत होती है, जो यहाँ सेकंड में लिखा हुआ है। पूर्व परंपरागत में दो स्टेजेस आपके आएंगे, उसके बाद क्या आएगा, कन्वेंशनल आएगा, कन्वेंशनल में भी आपकी 2 स्टेजेस होंगी। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, पश्च परंपरागत आएगा, पोस्ट कन्वेंशनल आएगा, इसमें भी आपका 2 होता है। तो ये पहली लेवल है और 2 दूसरा स्टेज है आपका। ये आदान प्रदान यहाँ पे हो रहा। वैसे भी आप आंसर कर सकते हो। देखिए अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, इसमें क्या किया जा रहा है, तुम्हें आज अपना लंच बॉक्स मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने आपके साथ लंच बॉक्स साझा किया था। तो ये आदान प्रदान हो रहा वैसे भी। तो फोर्थ आपका करेक्ट आंसर इसका होगा। ये नैतिक विकास के सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। सेकंड देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन अब ऐसे ही पूछे जाते हैं ना, तो टाइम मैनेजमेंट करना आपको है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही ठीक होंगी। ठीक है, अगर आपने 15 भी मॉक टेस्ट लगाए होंगे, लेकिन अगर आपने 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए हैं तब आपको गारंटी हम दे सकते हैं कि आप पेपर सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट तो लगा दिए लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगाए, तो ये गारंटी नहीं है कि आपका क्वेश्चन सही होगा। बहुत से लोग बहुत सारे मॉक टेस्ट लगा के चले जाते हैं, 100 मॉक टेस्ट लगा के चले जाते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाते हैं।
डर लगता है, पहले एक बार डर लगेगा, पहले एक बार लगाइए तो पहले आप सीडीपी सॉल्व करिए, केवल 30 मिनट लगा के सीडीपी घर पे सॉल्व करिए। उसके बाद जरूरी नहीं है कि पूरा पेपर 150 मिनट लगा के 150 पेपर 150 क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करना, क्योंकि वहाँ टाइम लगेगा, वहाँ मन ही नहीं करेगा। लेकिन अगर केवल एक एक पहले पेपर लगाइए, जब आप सीडीपी का 30 मिनट में लगा लेंगे तो आपके अंदर ये इमोशन आएंगे, भावनाएं आएंगी, हाँ हम कर सकते हैं ना, तब आप जा सकते हो। फिर 60 क्वेश्चन लगाइए, 90 लगाइए, उसके आगे 120 लगाइए, फिर आप 150 लगा सकते हो। तो पहले 30 क्वेश्चन, पहले एक सब्जेक्ट लगाइए, 30 मिनट लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, और किसी भी सेक्शन में 30 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने आपको बताया है, यहाँ पे देखिए ये चीज़ें गलत दी हुई थी, तो इसका आंसर तो 4th ही होगा, क्योंकि इसमें देखिए आदान प्रदान है, तो यहाँ आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन ये जो परंपरागत दिया है यहाँ परंपरागत नहीं है, ये पूर्व परंपरागत रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत इंग्लिश में भी दिया हुआ था और हिंदी दोनों में गलत दिया हुआ था, लेकिन ये आदान प्रदान है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, 4th ही इसका आंसर होगा। तो देखिए हम थे सेकंड पे, सेकंड में कहा जा रहा है, देखिए समाज में जो विभिन्न तरह के लिंग है, जैसे कि पुरुष और महिला के लिए जो अलग अलग विशेषताएं हैं कि महिलाएं खाना बनाती हैं, पुरुष जो है वो बाहर काम कर सकते हैं, महिलाएं जो छोटी होती हैं, जो लड़कियां होती हैं वो बचपन में गुड़ियां खेलती हैं, और लड़के क्या होते हैं कार चलाते हैं। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं अलग अलग, इसके बारे में कहा जा रहा है, जो ये टाइप करते हैं, जो अलग अलग प्रकार में इसे विभाजित किया गया है, तो ये क्या है, एक तरह का जेंडर रूढ़िवादिताएं जो पहले से आपकी चली आ रही हैं। तो इसका आंसर 4th होगा, जेंडर रूढ़िवादिताएं होगा। ठीक है, ये जेंडर रूढ़िवादिताएं ही हैं। ठीक है, जो पहले से चली आ रही है। यहाँ विभेदीकरण भी हम कर सकते थे, लेकिन जो विभेदीकरण है इसमें ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइप किया जा रहा है, तो जेंडर रूढ़िवादिताओं में भी यही होता है। ठीक है, तो ये इसी में आ जाएगा, इसलिए फर्स्ट नहीं, हम 4th के साथ जाएंगे। ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिताएं हैं जो अलग अलग विशेषताएं मानी जा रही हैं। ठीक है, कि पुरुष ये करते हैं, महिला ये करती है ना, पुरुष बाहर काम करते हैं, महिलाएं घर में खाना बनाती हैं, झाड़ू लगाती हैं। तो ये सारी चीजें आपकी जेंडर रूढ़िवादिताएं हैं जो पहले से आपकी चली आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, 2 क्वेश्चन आपके जेंडर से पूछे गए हैं। देखिए, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता के घर के कार्यों में लगा, देखिए यहाँ देखिए वही सेम क्वेश्चन है, कहा जा रहा है जिसमें पिता के कार्यों में लगा रहता है। अच्छा, पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती हैं, यह कदम किसके लिए महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। देखिए इसमें ये जेंडर स्टीरियोटाइप जो बना हुआ है उसको दूर करने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है जो पिता है वो घर के कार्यों में लगा रहता है, मतलब यहाँ पे उल्टा दिया हुआ, तो आप ये नहीं कह देंगे कि ये जेंडर बहस है। ठीक है, इसको समझिए। कहा जा रहा है, देखिए दोबारा देखिए, कहा जा रहा है पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को कार्य करती है। तो इसको हम क्या, इससे क्या होगा, जो जेंडर रूढ़िवादिताएं हैं वो समाप्त होगी ना। उसके लिए हमें देखिए काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा, इसका विपरीत एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि जो है केवल महिलाएं घर पे काम नहीं करती। देखिए महिलाएं यहाँ पे कहा जा रहा है कि गतिविधि समूह जो है, माता साहसी गतिविधि को करती है और पिता घर के कार्यों में लगा रहता है। तो हम उसके विपरीत एग्जाम्पल देके इसको हम दूर कर सकते हैं। जेंडर रूढ़िवादिताओं को इसी तरीके से दूर किया जा सकता है, जैसे उनको अलग तरीके के एग्जाम्पल देके, जैसे आपके हो गए, जैसे कर्णम मल्लेश्वरी आपने ईवीएस में पढ़ा होगा, तो वो देखिए इतना वेट उठा लेती हैं, तो उसका विपरीत एग्जाम्पल देंगे कि महिलाएं केवल घर में ही काम नहीं करती। तो अगर हम उसका विपरीत एग्जाम्पल देके समझाएंगे तो जो जेंडर रूढ़िवादिताएं हैं वो आपकी समाप्त होंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यहाँ जेंडर रूढ़िवादिताओं को समाप्त करना है। देखिए किस कहा गया है, कदम किस लिए महत्वपूर्ण है, जेंडर रूढ़िवादिताओं को ये समाप्त करता है। उसका हम काउंटर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर सेकंड होगा। फर्स्ट में कहा जा रहा है यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, तो ये जेंडर सशक्त, ये बायसनेस नहीं है। ठीक है, और थर्ड में कहा जा रहा है यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, तो यहाँ पे स्थिरता को प्रोत्साहित किया ही नहीं जाएगा। यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है, तो यहाँ पे विभेदीकरण नहीं हो रहा है। अगर जेंडर रूढ़िवादिताएं हैं तो हम उसका विपरीत एग्जाम्पल दे के, उस काउंटर एग्जाम्पल दे के इसको समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, वाइगोत्स्की से क्वेश्चन पूछा गया। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, इसे आपको बताया गया है, बताना है। देखिए वाइगोत्स्की ने किसका सिद्धांत दिया हुआ है, यह सीएल, सोशल कल्चर और लैंग्वेज को। ठीक है, भाषा संस्कृति को महत्व दिया है वाइगोत्स्की के सिद्धांत। देखिए वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चा जो है उसको समाज और संस्कृति में छोड़ दिया जाए, वो बच्चा खुद से सीख लेगा। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है जब एक बच्चे वयस्क के निष्पादन के निर्माण स्तर को सहयोग द्वारा, ठीक है सहयोग, तो
वाइगोत्स्की जो सहयोग को क्या कहते हैं, पाढ़ कहते हैं ना, पाढ़ मचान, ठीक है। तो इसे पाढ़ ढांचा मचान कहा जाता है सहयोग को, इसे वाइगोत्स्की आपके कहते हैं। आपने वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ा होगा, हमने भी करवाया हुआ है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। पाढ़ के बारे में आपने वाइगोत्स्की के सिद्धांत में पढ़ा होगा। तो जो वर्तमान स्तर के सहयोग द्वारा विस्तारित करता है उसे क्या कहते हैं हम, पाढ़ कहते हैं, मचान ढांचा कहते हैं, ठीक है। यहाँ खोजपूर्ण अधिगम तो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ कोई चीज खोज कर ही नहीं रहा है, यहाँ पे सहयोग के बारे में बात पूछी गई है आपसे। समीपस्थ विकास का क्षेत्र यहाँ नहीं होगा, अंतः ये तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड होगा, पाढ़ मचान, जिसे आप स्कैफ फोल्डिंग बोलते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछा गया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है, यह आपको बताना है। ये बताइए, हाइपोथेटिकल, देखिए डिडक्टिव रीजनिंग, संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हुई हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है निगमनात्मक तर्क कब आता है, ये आपकी लास्ट जो स्टेज है उसमें आता है। कौन सी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसमें बच्चा सूत्र और सिद्धांत सब कुछ सिद्ध करने लगता है, जो अमूर्त चीजें हैं उसके बारे में भी बच्चा जानने लगता है। तो ये 4th स्टेजेस में आएगा, क्योंकि इसमें निगमनात्मक तर्क पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 4th होगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे आप फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हो। देखिए लाइन से दिया हुआ है, ये सेंसरी मोटर, ये आपकी पहली स्टेज है, जन्म से 2 वर्ष की। फिर प्री ऑपरेशनल है 2 से 7 वर्ष की। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है 7 से 11, उसके बाद 11 से 15 वर्ष। लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो जो निगमनात्मक तर्क होता है वो 4th वाली स्टेज में विकसित होता है। तो जो हमने जीन पियाजे को भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, आप प्लेलिस्ट जाके चेकआउट करेगा, हमने बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल लेके आपको साथ में समझाया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन इससे बहुत पूछे जाते हैं, हर सेक्शन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे तो आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, पियाजे से आपसे क्वेश्चन दोबारा से पूछा गया। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है। 6 से 8, ठीक है, 6 से 8 मतलब कौन सी स्टेजेस में जाएगा, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15, जन्म से 2 वर्ष जाएगा कि 2 से 7 जाएगा, 7 से 11 जाएगा, 11 से 15, कौन सी अवस्था में जाएगा आपको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन है, तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित नहीं करना, आपको प्रोत्साहित करना है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। डिस्करेज नहीं करना है, इनकरेज करना है। सेकंड में कहा जा रहा है, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। ये बात करेक्ट हो जाएगी आपके। पियाजे कहते हैं ना, बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है ना, बच्चा खुद से जो करेगा वही बच्चा जब खुद से करता है तो सीखता है ना। थर्ड में कहा जा रहा है, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, तो केवल मूर्त से ये गलत हो जाएगा। 4th में कहा जा रहा है, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए, तो केवल निर्धारित, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो बचा आपका कौन सा ऑप्शन, सेकंड। इसमें बच्चा जो है समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि का सिद्धांत जिन्होंने दिया हुआ है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, ये आपको बताना है। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया हुआ है, जिसमें हम सीटेट में 8 प्रकार की बुद्धि को पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें जो तार्किक गणितीय बुद्धि वाले, तो इसमें कौन आएगा, जो देखिए इसमें तार्किक गणितीय कहा गया, मतलब जो मैथमेटिशियन होंगे, ठीक है, जो गणितज्ञ होंगे वो इसमें आएंगे। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ध्वनि ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। तो जो ध्वनि ताल ये किसमें आएगा, ध्वनि ताल, तो ये तो आएगा नहीं तार्किक गणितीय बुद्धि में, ठीक है। तो फर्स्ट तो आपका होगा नहीं। सेकंड में कहा जा रहा है, दृश्य स्थानिक परिवेश की सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, तो ये आपकी, तो ये भी नहीं होगा, ये स्थानिक बुद्धि है, जो स्थान के बारे में जिसको पता होगा। थर्ड में कहा जा रहा है, संगीत में अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल एवं सौंदर्य परक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता, तो इसमें तो म्यूजिक की बात हो रही है ना, ताल लय ये सेट करेगा, तो ये म्यूजिकल यहाँ पे होगा, ये भी नहीं होगा। बचा आपका 4th ऑप्शन। इसमें कहा जा रहा है, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता, इसका आंसर 4th होगा। 4th इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें तार्किक बुद्धि जैसे आपके APJ अब्दुल कलाम हो गए है ना, तर्क करने की जो विधि है, क्योंकि इसमें देखिए क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि तार्किक गणितीय, तो गणितीय जिसमें गणितज्ञ आएंगे, जिसमें खोजबीन होगी आपकी, तो वो 4th ऑप्शन में है। बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन बहुत लेंदी है, ये 2019 का सेट है, इसमें क्वेश्चन थोड़ा लेंदी बनाया हुआ है, पढ़ने में आपको टाइम लग सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है, आपको बताना है। देखिए, जिसमें बच्चा जो है आदत, समाज में ही बच्चा देखिए अपनी आदतें सीखता है कि कैसे किसके सामने रहना है, संस्कृति है ना, समाज में ही सारे तौर तरीके सीखता है कि नमस्ते करना है ना, किसके सामने कैसे बैठना है, उठना रहना, सारी चीजें वो समाज में ही सीखता है। तो समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है कौन, ये इसका सामाजिकरण बनाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जहां वो सारी चीजें सीखता है कि कैसे आपको उठना है, कैसे किसके सामने जाना है, कैसे क्या करना है, सारी चीजें आप समाज में ही सीखते हो, तो इसे सामाजिकरण, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी समावेशन, मुख्य धारा से जुड़ना, विभेदीकरण, ये सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। देखिए, आनुवंशिकता क्या होती है, जो आपको हेरिडिटी मतलब जो आपके माता पिता से डायरेक्ट मिल जाते हैं, जैसे आपके बालों का रंग, ठीक है, आपकी आंखों का रंग, ये सारी चीजें, जैसे आपके माता पिता छोटे हैं, आप भी छोटे होंगे, वो काले हैं, आप भी काले होंगे, वो गोरे हैं, आप भी गोरे होंगे, ठीक है, वो जैसे होंगे जो आपको हेरिडिटी से मिल जाता है डायरेक्ट, जैसे उनके बालों का रंग काला है तो आपके बालों का रंग काला होगा, मम्मी पापा के बालों का रंग भूरा है तो आपके बालों का रंग जो है वो भूरा हो जाएगा। तो जो आपको हेरिडिटी से डायरेक्ट मिल जाता है वो आपकी आनुवंशिकता हेरिडिटी होती है। और पर्यावरण क्या होता है, जो आप पर्यावरण में जो सारी चीज़ें आप सीखते हो कि आपको जो आपकी शिक्षा मिलती है, जो आप सीखते हो, प्रशिक्षण जो आपको मिला जाता है, टीचिंग ट्रेनिंग जो आपकी मिलती है, जो आपकी प्रकृति है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इन्वायरमेंट से हो जाती है। तो इन्वायरमेंट जो आपकी हेरिडिटी है और जो आपका इन्वायरमेंट है, जो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, आपके विकास में। तो ये आपको बताना है कि मानव विकास के संदर्भ में, विकास में आपके आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है। तो दोनों का जो है वो, क्योंकि आपने हेरिडिटी और इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, डी इज इक्वल टू डेवलपमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट होता है। दोनों की पारस्परिक अंतःक्रिया होती है, ना कि हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट होता है, ये सारा आपका गलत होता है, ठीक है। ये एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट होता है, दोनों का आपस में अंतःक्रिया होता है, ठीक है, ये नहीं कि किसी एक का होता है। तो व्यक्तित्व विभिन्नताओं को एकमात्र कारण आनुवंशिकता है, केवल आनुवंशिकता से ही आपका जो है विकास हो जाएगा, ये बात तो आपकी गलत होगी ना। जैसे बिना इन्वायरमेंट में आए, बिना कुछ सीखे कैसे आपका विकास होगा, तो फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। सेकंड में कहा जा रहा है कि परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है, मतलब केवल इन्वायरमेंट पूर्ण रूप से निर्धारित करता है, ये बात आपकी गलत हो जाएगी। तो दोनों का जो क्या होता है, दोनों की जटिल पारस्परिक अंतःक्रिया होती है। थर्ड में कहा जा रहा है मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं, मतलब कुछ प्रभावित ही नहीं करता, ये बात तो आपकी गलत हो जाएगी। फोर्थ में कहा जा रहा है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं, ये इसका आंसर होगा फोर्थ, ठीक है। तो आपको इतना ही याद करना है कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट होता है, दोनों का आपस में जटिल अंतःक्रिया होती है, ठीक है। ये नहीं कि किसी एक का रोल होता है, ना कि हेरिडिटी और ना ही इन्वायरमेंट, दोनों का अंतःक्रिया होता है, केवल हेरिडिटी केवल इन्वायरमेंट, ये सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। कई तरह के क्वेश्चन बना के इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके कई सेट में पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, प्रगतिशील कक्षा में आपको बताना है प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या होता है, ये आपको बताना है। हमें इसमें देखना होगा कि बच्चा कहाँ सक्रिय है, बच्चा किस ऑप्शन में एक्टिव है, वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। फर्स्ट में कहा जा रहा है विद्यार्थी द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, ये बात तो ठीक हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है, ये बात आपकी प्रगतिशील कक्षा में होगी। सेकंड में कहा जा रहा है विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, पैसिवली नहीं होता, एक्टिवली होता है। थर्ड में कहा जा रहा है विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, तो दोहराया जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा, मतलब कुछ और सीखेगा ही नहीं। फोर्थ में कहा जा रहा है शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है, ये बात आपका रिकॉल दोहराना, ठीक है, तो दोहराना ये आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट जो ऑप्शन होगा ये आपका प्रोग्रेसिव जो क्लासरूम होती है, इसमें विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, ठीक है, फर्स्ट ही आपका करेक्ट आंसर होगा। हमें देखना है कि किस ऑप्शन में बच्चे के हित में बात
हो रही, कहाँ बच्चा एक्टिव है। ठीक है, अगर इस बात को आप ध्यान में रखेंगे तो 90% आप आंसर पर जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है, यह आपको बताना है। CCE आपने पढ़ा होगा, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, जो आपका NCF कहता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है केवल संरचनात्मक आकलन। तो केवल संरचनात्मक आकलन मतलब केवल संरचनात्मक दिया हुआ, अगर यहाँ केवल ना देता तब तो आंसर हो सकता था, तो केवल संरचनात्मक से आंसर आपका नहीं होगा। सेकंड में कहा जा रहा है केवल संकलनात्मक आकलन, मतलब केवल संकलनात्मक, ये भी आपका गलत हो जाएगा। देखिए फॉर्मेटिव में क्या होता है, फॉर्मेटिव और समेटिव, फॉर्मेटिव में क्या होता है, जिसमें बच्चा जो है बच्चा एक्टिव होता है ना, जिसमें जैसे आपने फॉर्मेटिव और समेटिव दो तरह के आकलन आपने पढ़े होंगे। समेटिव में क्या होता है, जैसे आपका ईयरली एग्जाम होता है, लास्ट में आपका आकलन किया जाता है। फॉर्मेटिव में क्या होता है, जैसे क्लास के दौरान ही आपके डाउट को क्लियर कर लिया जाता है, मतलब वहाँ आकलन किया जाता है। ठीक है, और समेटिव आपका ये होता है, समेटिव में आपका जिसमें पेपर पेंसिल टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड में कहा जा रहा है ना तो संरचनात्मक और ना ही आकलन, मतलब उसको इसमें कहा जा रहा है ना ही संकलनात्मक और ना ही संरचनात्मक, तो दोनों इसमें नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ में कहा जा रहा है विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना, तो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें कहा जा रहा है कि अनेक प्रकार की जो रणनीति होगी, हम देखेंगे कि बच्चा हर चीज में जो है वो पूर्ण है कि नहीं, है ना, हर चीज में निपुण है कि नहीं, दोनों पेपर पेंसिल टेस्ट भी करेंगे और उसका देखेंगे बच्चा जैसे स्पोर्ट्स में कैसे है ना, रीडिंग में कैसे है, बातचीत करने में कैसे है, तो अनेक प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करके हम उसका दोनों आकलन करेंगे, तो इसका फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर फोर्थ ना होता तब हम जा सकते थे फर्स्ट के साथ, अगर यही ऑप्शन होता तो, लेकिन फोर्थ बहुत बेहतर ऑप्शन है, ये फोर्थ ही इसका आंसर होगा, फर्स्ट आपका नहीं होगा। थर्ड में कहा जा रहा है, थर्ड क्या, क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें कहा जा रहा है आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए, आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें कहा जा रहा है कि कक्षा के विद्यार्थी को बार बार यह बताया गया है कि जो उस वर्ग के, ठीक है, उसके सामाजिक वर्ग के लोग हैं, जो उसके कास्ट के लोग हैं, मतलब जो उस वर्ग के लोग हैं, वो जो है शैक्षिक क्षेत्र में, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो निम्न स्तरीय, उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता। तो इस जो ये रूढ़िवादिता है, इसको दूर करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, तो हम उसको एग्जाम्पल देंगे ना, उसके सामने और सारे ये एग्जाम्पल लाएंगे कि देखिए आपके ही वर्ग के लोग जो है बहुत अच्छा करते हैं ना, जो भी अच्छा किया होगा उस क्षेत्र में उसका एग्जाम्पल देंगे कि आपके ही क्षेत्र से देखिए जैसे APJ अब्दुल कलाम हो गए आपके, देखिए कितना कहाँ से कितना कुछ उन्होंने किया हुआ है, तो ऐसे एग्जाम्पल उसको देंगे ताकि वो प्रोत्साहित हो काम करने के लिए। फर्स्ट में कहा जा रहा है इस प्रकार के सरोकार को अनदेखा करना चाहिए, तो अनदेखा करने से बच्चे का भला कैसे होगा। सेकंड में कहा जा रहा है विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए, तो देखिए प्रतियोगिता आपको आयोजित नहीं करना है, कंपटीशन आपको नहीं करना है। ठीक है, हमें उसको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे जो उस वर्ग के लोग, जहाँ मतलब जो उस वर्ग के लोग जो है कामयाब हुए होंगे, जो कुछ अच्छा किए होंगे उसी क्षेत्र के लोग, उसका एग्जाम्पल हमें देना होगा। थर्ड में कहा जा रहा है विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल करने की सलाह देनी चाहिए। कहाँ भगाओगे उसको भाई, टीचर का काम क्या है। फोर्थ में कहा जा रहा है विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए, ये बात आपकी करेक्ट हो जाएगी। इसमें कहा जा रहा है विभिन्न सामाजिक वर्गों, मतलब जो उस वर्ग के लोग हैं, जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं, ठीक है, उनके सामने जो है उसका एग्जाम्पल दिया जाएगा कहानी और उदाहरण के द्वारा, जो उस क्षेत्र में अच्छा किए होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर फोर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है। समावेशी कक्षा मतलब इंक्लूसिव क्लासरूम जो होती है, जिसमें हमें हर बच्चों को लेके चलना होता है, चाहे जिस टाइप का बच्चा हो, गिफ्टेड हो, मंद बुद्धि बालक हो, पिछड़े वर्ग का बालक हो, चाहे जिस टाइप का बच्चा हो, हमें हर बच्चे को इंक्लूड करके चलना होता है। ठीक है, अब आपको समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। हाँ, ये बात आपकी करेक्ट हो सकती है, फर्स्ट वाला। देखिए सेकंड में क्या कहा जा रहा है, अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए, तो हमें दया सहानुभूति नहीं करना। देखिए फर्स्ट क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता होती है ना, हर बच्चा अपनी एबिलिटी एवं शक्ति, है ना,
अपनी एबिलिटी और जो उसकी स्ट्रेंथ होती है उसके अनुसार ही सीखता है। अलग अलग बच्चों की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है ना, अलग अलग एबिलिटी होती है। कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई थोड़ा टाइम लगता है उसको, है ना। तो कोई बच्चा उसको पहले से पता होता है, हर टाइप की क्लास में बच्चा होता है। तो अलग अलग बच्चा जो होता है वो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही सीखता है। तो ये ऑप्शन आपका फर्स्ट इसीलिए करेक्ट होगा। थर्ड में कहा जा रहा है बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंद बुद्धि बच्चा आदि के रूप से वर्गीकृत करना चाहिए। तो हमें वर्गीकृत तो करना ही नहीं है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में हमको हर टाइप के बच्चे को इंक्लूड करना है। फोर्थ में कहा जा रहा है केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे घर। हमें हर बच्चे को लेके चल रहा है ना, हम यही एग्जांपल दे रहे हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन में समावेशी कक्षा में समावेश, हर टाइप के बच्चे को हमें समावेश इसमें करना है। इसका आंसर होगा कौन सा, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। ठीक है, कोई विद्यार्थी है जो कक्षा में इतने लक्षण प्रदर्शित करता है, आपको बताना है कि ये किसका सूचक है, मतलब किस टाइप का ये बच्चा है, आपको बताना है इसके लक्षण पढ़ के। पहला है पढ़ने की प्रति चिंता, उसको पढ़ने के प्रति चिंता हो जाती है, जैसे उसको पढ़ने के लिए कह दिया जाए क्लास में तो उसको चिंता होने लगती है। और सेकंड में कहा जा रहा है शब्दों या अक्षरों को पहचानने में भी उसको कठिनाई हो रही है, मतलब क्या होगा, इसका डिस्लेक्सिया ही होगा, है ना। जिसको पढ़ने और अक्षरों को पहचानने में, मतलब बी को डी पढ़ता है ना, ये सारा जैसे बी लिखा रहता है तो उसको डी पढ़ता है, वॉच को सा पढ़ता है ना, बैड को डॉग पढ़ता है, ऐसा कुछ पढ़ता है। वो जो शब्द होता है उसके पहचानने में उसको कठिनाई हो रही है। इसमें कहा जा रहा है पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई, पाठ को पढ़ने और समझने में भी उससे कठिनाई होती है, मतलब उसे डिस्लेक्सिया, उसे पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ऑप्शन में देखेंगे जो जहाँ डिस्लेक्सिया होगा, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी, मतलब अ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसएबिलिटी है उसे, है ना, अधिगम अशक्तता है उसे। तो ये इसका आंसर होगा थर्ड। ठीक है, थर्ड इसका आंसर होगा। फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है, एक स्वालीन विद्यार्थी, तो स्वालीन होता है जो मतलब खुद में ही लीन रहता है, ज़्यादा इधर उधर नहीं करता, स्वालीन। ठीक है, तो इसका आंसर तो ये होगा नहीं, क्योंकि इसे पढ़ने में दिक्कत है। एक सृजनात्मक विद्यार्थी, तो यहाँ सृजनात्मक विद्यार्थी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्रिएटिव नहीं होगा। क्रिएटिव होता तो वो शब्दों और पहचानने में उसे प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, जिसे पढ़ने में शब्दों को देखने में कठिनाई हो, वो आपका डिस्लेक्सिया ही होता है। फोर्थ में कहा जा रहा है मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी, तो मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है, ये आपको बताना है। देखिए, एक टीचर है जो समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार बता सकता है, ये आपको बताना है। इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें हर टाइप के बच्चे को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, रटने पर हमें बल नहीं देना है। सेकंड में कहा जा रहा है विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीके का प्रयोग करना। देखिए, निर्देश देना एक ही तरह का निर्देश सबको देंगे, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, केवल ये होता है कि जो ड्रेसेस होती हैं वो एक समान होती हैं क्लास में, लेकिन जो निर्देश होता है वो डिफरेंशिएटेड होना चाहिए, अलग अलग तरीके का होना चाहिए, एक रूप का नहीं होना चाहिए, ये आपका गलत हो जाएगा। थर्ड में कहा जा रहा है अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना, तो यहाँ किसी तरीके से अगर बच्चा एक्टिव हो तब आप करेक्ट करिएगा। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ में कहा जा रहा है प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना, तो यहाँ पे देखिए कहीं भी इसमें बच्चे के, देखिए हर टाइप से बच्चे को किसी तरीके से दबाव में नहीं रखा जा रहा, उसके हित में बात कही जा रही है, जहाँ बच्चा भी एक्टिव होगा, तो ये इसका फोर्थ ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इतने बड़े हो कि ये समझ सकते हो कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कहाँ बच्चा एक्टिव है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है, ये आपको बताना है। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत, ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो आपके गलत हैं। ठीक है, देखिए एक ऑप्शन आपका हमें लग रहा गलत है। देखिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है, आपको बताना है। टीचर जो है, जो क्रिएटिव बच्चा होता है, उसे किस तरह से और प्रोत्साहित करेंगी, ये आपको बताना है। अपसारी चिंतन पर बल देकर बात तो ठीक है। देखिए, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, इसमें जो है ना ये उल्टा लिख दिया गया है। यहाँ पे देखिए अपसारी चिंतन, जो इंग्लिश में देखिएगा
इंग्लिश में सही दिया हुआ है लेकिन हिंदी में जो है वो देखिए गलत दिया हुआ है। जो अपसारी है उसको नीचे होना चाहिए, अभिसारी जो है ऊपर होना चाहिए। इसमें देखिए कन्वर्जेंट थिंकिंग को जो है, कन्वर्जेंट क्या होती है आपकी, अभिसारी होती है, तो ये अभिसारी ऊपर होना चाहिए था। तो अभिसारी चिंतन पर बल देकर यहाँ अगर होता तो फर्स्ट आपका गलत हो जाता, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से तो हिंदी में जो है वो सही है। कई सारे बच्चे अगर इंग्लिश में ध्यान नहीं देंगे तो उसका फर्स्ट ही आंसर देंगे, उनका 1 नंबर चला जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है, पहले में एम्फेसाइज किया जा रहा है, एम्फेसाइज मतलब जोर दिया जा रहा है कन्वर्जेंट थिंकिंग पर, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग पर जोर नहीं देना, आपको डाइवर्जेंट पर देना है। डाइवर्जेंट मतलब अपसारी चिंतन पर बल देना है। तो हिंदी में ऑप्शन जो है वो गलत दिए हुए हैं, अपसारी की जगह यहाँ नीचे होनी चाहिए, अभिसारी की ऊपर होना चाहिए, तो इसीलिए फर्स्ट आपका गलत होगा। सेकंड में कहा जा रहा है देखिए डिस्करेज डाइवर्जेंट, तो यहाँ देखिए उल्टा दे दिया गया है। डाइवर्जेंट थिंकिंग को हमें डिस्करेज नहीं करना, इंकरेज करना है, इसीलिए आपका सेकंड भी गलत होगा। एक बार इंग्लिश देख लीजिएगा तब आपको समझ में आएगा, हिंदी में थोड़ा उल्टा दिया हुआ है। थर्ड में कहा जा रहा है अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, ये बात आपकी करेक्ट हो जाएगी कि अनेक तरह के जो मल्टीपल उसके देखिए मल्टीपल तरीके हैं, जो अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करना है और मूल विचारों को उसके महत्व देकर, ये क्रिएटिव बच्चा होगा उसको टीचर प्रोत्साहित कर सकता है, तो इसका आंसर थर्ड होगा। ठीक है। फोर्थ में कहा जा रहा है विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने के लिए हतोत्साहित करके दिया हुआ है। अगर प्रोत्साहित होता तो एक बारी को हम आंसर कर सकते थे, लेकिन यहाँ हतोत्साहित दिया हुआ है, तो हतोत्साहित और प्रोत्साहित वर्ड ये 2 बार सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं, बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रोत्साहित वर्ड जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, प्रोत्साहित वर्ड आपका पॉजिटिव होता है, जो हतोत्साहित होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, तो आपको हतोत्साहित नहीं करना है, आपको प्रोत्साहित ही करना है। ठीक है, तो इसलिए आपका फोर्थ गलत हो जाएगा। हमने हिंदी में आपको बताया ये क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे दिया हुआ है, एक बार आप इंग्लिश जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है जो इंग्लिश में होता है वही करेक्ट आंसर माना जाता है। अगर हिंदी में कोई भी त्रुटि है तो एक बार आप इंग्लिश में नज़र जरूर मारिएगा, साइड में ही आपको इंग्लिश दिया होता है, ऐसे ही आपका पेपर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑफलाइन ही है, ऑफलाइन ही पेपर आपका आना है, तो साइड में आपको इंग्लिश दिया होगा और इस साइड में आपको हिंदी दिया होगा, तो एक बार इंग्लिश जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है, अधिगम से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। सार्थक अधिगम मतलब मीनिंगफुल लर्निंग। ठीक है, जो उसके दैनिक जीवन से रिलेटेड कुछ लर्निंग जो होती है वो मीनिंगफुल लर्निंग होती है, तो उसका पक्ष कौन सा होगा ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। देखिए, बच्चों को अगर आपको प्रेरित करना है तो परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, ये बात आपकी गलत हो जाएगी। सेकंड में कहा जा रहा है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए पुरस्कारों को बढ़ावा देना। अगर पुरस्कार ही को बढ़ावा देंगे, अगर आप सीटेट पास आउट हो जाएंगे तो आपको स्कूटी मिल जाएगी, अगर आप सीटेट पास आउट हो जाएंगे तो आपको एप्पल का आईफोन मिलेगा। तो ये सारे जो पुरस्कार मिलते हैं तो बच्चों की आदत बन जाती है ना, पुरस्कार के लिए नहीं पढ़ना, आपको इंटरनली मोटिवेटेड होकर पढ़ना है। सीटेट पास आउट हो जाए जल्दी से, फिर गवर्नमेंट जॉब हम जल्दी से क्वालिफाई कर लें, हम कहीं सेलेक्ट हो जाए, है ना। तो ये आपको इंटरनली मोटिवेटेड होना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो सकते हो, क्योंकि ये जो वाई होता है ये ज़्यादा टाइम तक चलता नहीं है। अगर आपको पुरस्कार नहीं मिलेगा तो आप पढ़ेंगे ही नहीं, लेकिन जब आप इंटरनली मोटिवेटेड होंगे, अगर आपको कुछ मिले या ना मिले, तब आपकी पढ़ाई जो है वो जारी रहेगी। तो आपको इंटरनली मोटिवेटेड होना चाहिए, इसीलिए आपका सेकंड हो जाएगा गलत। थर्ड में कहा जा रहा है निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना, तो केवल व्याख्यान विधि, केवल व्याख्या करने से बच्चा जो है वो बोर हो सकता है, इसलिए आपका थर्ड नहीं होगा। फोर्थ में कहा जा रहा है विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेत्र होना चाहिए। 6 लिखा हुआ है यहाँ पे, कुशल क्षेत्र एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना, तो ये बात आपकी करेक्ट हो जाएगी। फोर्थ जो दिया हुआ है इसको समझिएगा, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेत्र एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार होना, कि बच्चे के अकॉर्डिंग हमें जो है लर्निंग, जो मीनिंगफुल लर्निंग जो है इसमें हो जाएगी फोर्थ वाले ऑप्शन में। ठीक है, बच्चों के प्रति इसमें क्योंकि कहा जा रहा है अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार। ठीक है, विषय वस्तु एवं बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेत्र एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना, ये आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है, आपको ये बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, तो ये कैसे समस्या समाधान रणनीति आपकी होगी बताइए। इसमें बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है समस्या के मूल्यांकन पर, तो ये आपका गलत हो जाएगा फोर्थ। सेकंड देखिएगा, क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। देखिए, परंपरागत ध्यान देना मतलब क्या है कि केवल एक वस्तु जो होती है वो केवल एक ही काम कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हो, कोई भी चीज़ केवल एक ही काम करती है ये ज़रूरी नहीं है। जैसे आपकी पेन हो गई तो केवल इसका काम लिखना ही नहीं है,
इसको लोग बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अपनी देखिए अपनी शर्ट लिखते भी हैं और देखिए इसको अपने शर्ट में भी लगा लेते हैं, देखिए उसको लोग बालों में भी लगा लेते हैं। ऐसे कई चीज़ें जो हैं वो उसके अलग अलग काम होते हैं। ये नहीं कि केवल परंपरागत ही कार्य है, उसका फिक्स ही कार्य, केवल एक ही कार्य कर सकती है, ये जरूरी नहीं है। आप विद्यार्थियों केवल पढ़ ही नहीं सकते और बहुत सारे काम कर सकते हो, है ना। तो केवल एक पक्ष जो होता है इसमें कहा जा रहा है केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, कि पेन केवल लिख ही सकती है, ये आप इस पर केवल ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो इसमें कैसे वो समस्या समाधान रणनीति का उदाहरण हो पाएगा, इसलिए आपका सेकंड जो है वो गलत हो जाएगा। थर्ड में कहा जा रहा है प्रतिक्रिया निर्धारण समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना। तो एक ही आयाम में अगर वो सीमित रहेगा तो प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति आपकी कैसे होगी, ठीक है। तो इसमें कहा जाता है केवल एक ही आयाम में सीमित रहना है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ में कहा जा रहा है साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपकी समस्या है, जैसे आपको सीटेट क्वालिफाई करना है या भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपको क्वालिफाई करनी है, तो आपको एक रणनीति बनानी होगी और उसके अलग अलग जैसे CDP का हमें यहाँ से पढ़ना है, SB स्मार्ट स्टूडेंट चैनल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हमें, है ना। साइंस हमें यहाँ से पढ़ना है ना। तो अलग अलग आप रणनीति बनाएंगे, विश्लेषण मतलब अलग अलग भागों में आप विभाजित करेंगे उसको, तो रणनीति बनाएंगे, तो यहाँ प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति एक हो पाएगी, ठीक है। तो फोर्थ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। तो नहीं वर्ड ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नहीं से क्वेश्चन आपके बहुत गलत हो सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि शिक्षण अधिगम के लिए प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है, ये आपको बताना है। प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो है, लेकिन आपसे पूछा था कौन सा नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड में कहा जा रहा है प्रयोग एवं परीक्षण, तो ये तो प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली है, लेकिन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कौन सी नहीं है, तो इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। थर्ड में कहा जा रहा है संवाद एवं परिचर्चा, मतलब वो डिस्कशन करेगा, और परिचर्चा मतलब डायलॉग और डिस्कशन, तो ये भी आपका प्रभावशाली शिक्षण है, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कौन सा नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। फोर्थ में कहा जा रहा है दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, तो जो ज्ञान उसको मिला वो उसी को क्या करे, रिकॉल करे, दोहराए, तो दोहराने से जो है यहाँ प्रभावशाली शिक्षण अधिगम उसका नहीं होगा। तो पूछा ही आपसे गलत था, तो गलत वाला ही आपका सही होगा, इसलिए फोर्थ आंसर आपका करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो सकता है, क्योंकि एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि वहाँ पे टाइम इतना नहीं मिलता आपको। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों को किस प्रकार से बर्ताव कर सकते हैं। मतलब टीचर जो है वो कक्षा में जो है पढ़ने में, जो बच्चा जिसके टीचर पढ़ा रहा है, कोई बच्चा है जो क्लास में ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो टीचर उसके साथ किस तरह का बर्ताव करे, ये आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर। अब आप कह दें अगर वो ध्यान नहीं दे रहा, अगर आप उसको बाहर निकाल दोगे तो कैसे वो ध्यान दे लेगा, वो तो बाहर चला जाएगा ना, अब तो ध्यान नहीं दे पाएगा। पहले के जो क्लासेस होती है ऐसा ही होता था कि कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा, उसको टीचर क्या करता था, बाहर निकाल देता था, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको हमें क्लास में अगर वो रहेगा, जानेंगे कि क्यों, मतलब वो अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा है ना, उससे पूछेंगे कि क्या उसकी अरुचि है, क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें पूछेंगे, ना कि उसको क्लास से बाहर निकाल देंगे, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। सेकंड में कहा जा रहा है पूरी कक्षा के सामने उसे बार बार आप डांटोगे, उसकी बार बार बेइज्जती करोगे, तो वो जो है समझने लगेगा, अच्छा बर्ताव करने लगेगा, ये भी आपका अच्छा तरीका नहीं है। थर्ड में कहा जा रहा है कि उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके, तो ये बात आपकी करेक्ट हो जाएगी, जो कि पॉजिटिव भी है, बच्चे के हित में भी है, ठीक है। इसमें कह रहा है उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके हम बच्चे से पूछेंगे कि क्यों आपका इंटरेस्ट इसमें क्यों नहीं है, क्यों आप पढ़ नहीं रहे हो, क्योंकि डिस्टर्ब हो, कैसे घर से गुस्सा हो, क्या बातें हैं, सारी बातें हम पूछ के उसकी जो उसकी अरुचि है, जो उसका डिसइंटरेस्ट है, उसका कारण पूछ के उसकी कमी को हम दूर कर सकते हैं, ठीक है, ना कि उसको क्लास के बाहर निकाल के। फोर्थ में कहा जा रहा है उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देके उसकी समस्या का समाधान कर सकते हो आप, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आंसर इसका होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, देखिए पानी प्यास लग गई मुझे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है, यह आपको बताना है। संरचनावादी मतलब आपको ये बताना है कि संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। अच्छा,
फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, बिल्कुल फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा कि जो विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को जानकर ही हम उसको आगे पढ़ाएंगे ना। जब उसका पूर्व ज्ञान जानेंगे बच्चा किस लेवल का है, कहाँ तक सीखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसके आगे हम बढ़ाएंगे। तो इसका आंसर फर्स्ट ही होगा। सेकंड में कहा जा रहा अनुबंधन, तो कंडीशनिंग, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दंड देकर यंत्रवत याद करना, तो ये सारे तो आपके बिल्कुल ही गलत हो जाएंगे। बचा आपका फर्स्ट, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। 7 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, आपको ये बताना है। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूति सिद्धांत की रचना करते हैं, बात तो ये आपकी करेक्ट है। जैसे कि बच्चा, जैसे कोई भी घटना उसके आगे हो जाती है, कि जैसे कोई भी घटना हो, जैसे बच्चा जाता है तो घर में पानी जो होता है उसका, देखिए घर में पानी दूसरे कलर का होता है, लेकिन कहीं तालाब में देखता है तो पानी का कलर उसको क्या नीला दिखाई देता है। तो जो वो घटना देखता है बाहर, कोई भी घटना देखता है, जैसे दूध आपकी डेयरी से आ रहा है तो वो जानेगा डेयरी से दूध आता है ना। तो वो जो सहजानुभूति, जो घटना के बारे में सहजानुभूति सिद्धांत की रचना बच्चा खुद कर लेता है, तो इसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसके देखिए उसके जो उसने जो भी घटना जो भी बनाई हुई अपने दिमाग में, उसको टीचर का क्या काम होना चाहिए, उसको दूर करें, है ना। टीचर का यही काम है कि जो घटनाओं का जो सहजानुभूति सिद्धांत की रचना वो कर लिया उसको दूर करेंगे, नहीं तो वैसे ही वो सोचता और समझता चला जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है संवाद के द्वारा बच्चों की इन घटनाओं को चुनौती देनी चाहिए। सेकंड में कहा जा रहा है बच्चों के इन विचारों को खारिज करनी चाहिए, बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। इसका आंसर आप करें। इसका आंसर कौन सा होगा, आपको बताइए, जल्दी जल्दी बताएं इसका आंसर। तो बहुत ईजी है, इसका आंसर फर्स्ट ही होगा कि संवाद के द्वारा, बच्चे से बातचीत के द्वारा, ठीक है, संवाद मतलब बच्चे से बातचीत के द्वारा उसकी जो अवधारणा, जो वो कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है उसको चुनौती देना। ठीक है, उसको हम बताएंगे कि जो है तालाब का पानी जो नीला, जो भी उसने सिद्धांत अपने मन में बनाया हुआ है घटनाएं देखकर कि दूध कहाँ से आता है, डेयरी से ही दूध आता है, तो उसके बच्चा जो है, टीचर जो है उनसे संवाद करके उसके जो कॉन्सेप्ट वो अवधारणा बनाया हुआ है उसको दूर करेगा। ठीक है, सेकंड में कहा जा रहा था कि विचारों को खारिज करना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। बच्चों के विचारों सिद्धांतों को अनदेखा नहीं करना है आपको। फोर्थ में कहा जा रहा था बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। बचा आपका फर्स्ट ऑप्शन जो कि आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, संज्ञान एवं संवेग। देखिए ये क्वेश्चन आपने अभी 4 ही सेट किया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। देखिए जितने भी सेट हम किए हुए हैं उसमें आपको जीन पियाजे से क्वेश्चन मिले, वाइगोत्स्की से क्वेश्चन मिले, कोहलबर्ग से क्वेश्चन मिले, है ना, लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चन मिले। तो ये सारे फिक्स क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं और हमने भी थ्योरी क्लास कराई हुई है, अगर आप जाके प्लेलिस्ट चेकआउट करिएगा, पढ़िएगा, वहीं से सारी चीज़ें पूछी जाती है। और हमने साथ में पेपर 1 और पेपर 2 अलग अलग के लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ में लगवाए हुए हैं। जैसे अगर हमने जीन पियाजे को पढ़ा हुआ है तो हमने जीन पियाजे के लिए एक क्लास अलग से, जितने भी 2011 से 2023 तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं केवल जीन पियाजे से, वो सारे क्वेश्चन हमने लगाए हुए हैं। अगर आप वो क्लास देख लेते हो तो आपका सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है। देखिए अगर 30 क्वेश्चन हम साथ में लगाते हैं तो ये हमारा हर तरह के क्वेश्चन हम देखिए एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेवल क्या है। ठीक है, देखिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं तो क्वेश्चन को पढ़ने में आपको टाइम लग सकता है। तो जब तक आपका देखिए प्रीवियस क्वेश्चन जब तक आप रिपीट नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं पता चलेगा। टीचर केवल बता सकता है, दिशा निर्देश दे सकता है, एग्जाम में टीचर नहीं जाएगा, जाना आपको है, टाइम मैनेजमेंट आपको ही करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 से जनवरी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हमने पेपर सेट सॉल्व किया हुआ था 2018 4 सेट सॉल्व किया जिसमें हमने ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है, दोबारा से यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उसमें देखिए एक क्वेश्चन, उसमें जो हमने क्वेश्चन किया हुआ था उसमें वो हमने पढ़ा हुआ था कि एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। अब देखिए क्यों इसमें नहीं करेक्ट होगा वो बात समझिएगा। इसमें कहा जा रहा है संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। तो संज्ञान और संवेग के बीच जो है एक दूसरे से ये क्या होते हैं, पारस्परिक क्रिया होती है इनकी। संज्ञान मतलब आपका जो दिमाग है, संवेग मतलब जो आपका दिल है, जो दिल और दिमाग जो है वो आपस में किस प्रकार संबंध है ये आपको बताना है। तो जो एक जिजोंग है, एक है जिजोंग आपके वैज्ञानिक, वो कहते हैं कि ये एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तो अगर आपसे जो जिजोंग के अकॉर्डिंग नहीं पूछ रहा है तब आप ये वाला ऑप्शन नहीं लगाओगे, लेकिन अगर आप जिजोंग के अनुसार पूछ रहा है तब आप फर्स्ट ऑप्शन ही लगाओगे। हमने एक क्वेश्चन किया हुआ है, 4 सेट लगाया हुआ है, उसमें से एक क्वेश्चन ये हमने किया हुआ है, हमको ये याद है हमने किया हुआ है, आपको करवाया हुआ है कि वहाँ हमने ऑप्शन लगाया हुआ था कि एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। क्यों? क्योंकि
वहाँ पूछा हुआ था ज़ेज़ोंग के अनुसार, तो ज़ेज़ोंग के अनुसार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन अगर ज़ेज़ोंग यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। संज्ञान, दिमाग और दिल आपके आपस में क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इसमें देखिए सेकंड वाले ऑप्शन में कहा जा रहा है एक दिशीय संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं, तो एक दिशीय नहीं होता, दोनों आपस में होते हैं, द्विदिशीय होते हैं। सेकंड में कहा जा रहा है एक दिशीय, तो एक दिशीय नहीं होते हैं, संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है, ये बात भी गलत हो जाएगी। बचा आपका फोर्थ ऑप्शन, यही आपका करेक्ट होगा। इसमें कहा जा रहा है बाई डायरेक्शनल होते हैं, देखिए बाई डायरेक्शनल होते हैं, द्विदिशीय होते हैं, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है, ठीक है, दोनों की आपस में क्रिया होती है। फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ज़ेज़ोंग के अनुसार नहीं पूछा हुआ है तो आप फर्स्ट ऑप्शन नहीं लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है, जो लर्निंग होती है उसको कौन सा कारक प्रभावित करता है, आपको ये बताना है। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट है विद्यार्थी की अभिरुचि, तो अभिरुचि भी देखिए अधिगम को प्रभावित करेगी। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है सीटेट पास आउट करने का, तब आप कैसे पढ़ोगे, इंटरेस्ट होना चाहिए ना, तो ये तो आपकी लर्निंग को प्रभावित करेगा, ये भी प्रभावित करेगा। सेकंड देखिए विद्यार्थी का सामूहिक स्वास्थ्य, तो सामूहिक स्वास्थ्य भी प्रभावित करेगा। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जबरदस्ती आपको पढ़ने के लिए कह दिया जाए, तब आप कैसे पढ़ोगे, पढ़ तो लोगे लेकिन दिमाग में कुछ सेट नहीं होगा, है ना, तो ये भी प्रभावित करेगा। शिक्षण शास्त्रीय रणनीति, तो ये भी प्रभावित करेगी। अगर आप केवल व्याख्यान विधि का ही प्रयोग कर रहे हो तो बच्चा उसकी लर्निंग कैसे अच्छी होगी, तो ये भी अधिगम को प्रभावित करेगा। फोर्थ में कहा जा रहा है विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, तो ये भी प्रभावित करेगा। तो चारों ऑप्शन आपके प्रभावित करेंगे, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, जिसमें फोर्थ ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, ठीक है। इसका ये सारी लर्निंग को ये प्रभावित करेगा। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो कैसे आप पढ़ाई करोगे, वो आपकी लर्निंग को प्रभावित करेगी। सामूहिक स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित करेगा, ठीक है। शिक्षण रणनीतियां भी प्रभावित करेगी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है, यह आपको बताना है। ज्ञान की सार्थक संरचना मतलब मीनिंगफुल संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पहला ऑप्शन देखिएगा, फर्स्ट कहा जा रहा है सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, पुरस्कार एवं दंड, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। देखिए फर्स्ट में कहा जा रहा है कि सामाजिक पारस्परिक क्रिया, सोशल इंटरेक्शंस, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट, देखिए ये फर्स्ट हमने लगाया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फर्स्ट सामाजिक पारस्परिक अंतःक्रिया, कहा जा रहा है कि मीनिंगफुल लर्निंग के लिए सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है, ये आपको बताना। तो सामाजिक पारस्परिक क्रिया जो होती है, सोशल इंटरेक्शन, जब बच्चे आपस में इंटरेक्शन करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो इसमें जो है ये मीनिंगफुल लर्निंग एक पहलू हो जाएगा। सेकंड में कहा जा रहा है लगातार अभ्यास, केवल अभ्यास जो है लगातार अभ्यास करते रहोगे तो ये आपका सार्थक संरचना नहीं होगी, मीनिंगफुल आपका ये नहीं होगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। पुरस्कार एवं दंड तो बिल्कुल ही गलत होता है, उद्दीपन तो आपका गलत ही होता है, ये सारी बातें आपको पता है, ठीक है। अगर आपने 4 सेट भी लगाए होंगे तो आप इसका आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहा जा रहा है जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसे कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैट प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है। तो देखिए जैसे बच्चा, कोई भी विद्यार्थी, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम ये करो तो उसके पीछे आपको एक रिवॉर्ड दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। आप ये काम कर लोगे तो आपको, जैसे आप सीटेट क्वालिफाई कर लोगे तो आपको फ़ोन मिलेगा, आपने देखिए अगर आपने अच्छा प्रदर्शन किया तो आपको स्टार मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, तो उसको रिवार्ड की जो आदत सी लग जाती है ना, ये भौतिक अभिवृत्ति का विकास होने लगता है लर्निंग के लिए, ठीक है। इसमें यही पूछा जा रहा है कि जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार गतिविधि को करने का निर्णय लेता है, जैसे कोई भी कार्य करेगा तो पुरस्कार लेगा तभी कर पाएगा, तो उसकी आदत सी लग जाती है। तो ये ऑप्शन फर्स्ट में कहा जा रहा है कि अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति, ठीक है, का विकास होने लगता है। सेकंड में कहा जा रहा है समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, अगर वो समझने के लिए आनंद ही प्राप्त करता तो वो इंटरनली मोटिवेटेड होता ना कि बाहरी किसी चीज को लेने के लिए, तो ये आपका नहीं होगा। थर्ड में कहा जा रहा है कि पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, तो ये तो आपका इंटरनली होगा, ये वाह नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है पुरस्कार के बिना, तो जो पुरस्कार के बिना होगा तो वो इंटरनली होगा। आपने मोटिवेशन भी 2 तरह का पढ़ा होगा, इंटरनली मोटिवेटेड और वाह,
जो बाह्य रूप से होता है मतलब वो बाहरी किसी चीज़ को जब वो पाएगा तभी वो काम करेगा, लेकिन जब इंटरनली खुद से मोटिवेटेड होता है तो उसका रिवार्ड किसी चीज़ को लेने की रिवार्ड के बिना वो गतिविधि कर सकता है। तो ये आपका इंटरनली होता है, यहाँ बाह्य पूछा गया था इसलिए थर्ड गलत हो जाएगा। फोर्थ में कहा जा रहा है अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। तो स्वयं की निपुणता जिसे आप क्या कहते हो, मास्टरी है ना, जिसे आप मास्टरी कहते हो, महारत हासिल करना किसी चीज़ में, तो ये आपका इंटरनली होता है। ठीक है, इसमें कहा क्या जा रहा है कि दूसरे लोगों को खुश करने के बजाय वो खुद के स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना, ये आपका इंटरनली होगा ना कि वाय होगा। तो यहाँ आपको बताना चाहिए अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास होगा। उसकी आदत से लग जाती है कि किसी कार्य को करेगा बिना रिवार्ड के वो कोई भी कार्य नहीं करेगा। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 28, 2 क्वेश्चन आपके और हुए हैं, बचे हुए हैं। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है, आपको बताना है बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। फर्स्ट ऑप्शन है बाल्यावस्था, बताइए एज बताइएगा, 6 से 12 है। तो बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है आपको बताना है। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से सामान्य है। देखिए यहाँ पे अवधारणा पूछा गया है, कॉन्सेप्ट पूछा गया है। बाल्यावस्था की अवधारणा मतलब बाल्यावस्था, देखिए आप बाल्यावस्था में हैं, आपका जो है वो इन्वायरमेंट, जो आपका पालन पोषण हो रहा है वो अलग तरीके से। देखिए आप बाल्यावस्था में हैं, आप घर पे आराम से रहते हो, आपको आपके पेरेंट्स जो है वो आपको विद्यालय छोड़ने जाते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे होंगे बाल्यावस्था में जिनके पैर में चप्पल नहीं होगी, वो सड़क पे रोड पे टहल रहे होंगे, गुब्बारे बेच रहे होंगे, चप्पल कुछ भी कोई भी काम कर रहे होंगे, उनको पढ़ाई करने का टाइम ही नहीं है क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है ना, उनके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए। तो उनका बाल्यावस्था का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग तरीके से, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अलग तरीके से। बच्चा कहीं अमेरिका में रह रहा है, उसका किसी बड़े घर में रह रहा है तो उसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो अलग होगा, जो गरीब होगा उसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो अलग होगा। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान नहीं है, अलग अलग है। कॉन्सेप्ट जो है वो समान नहीं है, क्रम जो है वो सामान्य होता है। सार्वभौम रूप से क्रम जो है वो सामान्य होता है। पहले बच्चा, कहीं कोई भी बच्चा होगा पहले शैशवावस्था में ही होगा, ऐसा नहीं है कि इंडिया में पहले शैशवावस्था होगा और कहीं और जन्म लेगा तो वो पहले किशोरावस्था में आ जाएगा। तो क्रम जो है समान होता है, ना कि उसका कॉन्सेप्ट समान होता है। सेकंड में कहा जा रहा है समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। तो ये बात आपकी इसमें करेक्ट हो जाएगी। सेकंड में क्या कहा जा रहा है कि समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक, समाज ने ये बनाया हुआ है ना, ये सामाजिक संरचना है। सेकंड में कहा गया, थर्ड में कहा जा रहा है यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं, ये तो बच्चे के हित में बात भी नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। फोर्थ में कहा जा रहा है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन मध्य बाल्यावस्था से पूछा गया, मतलब आपको ये बताना है जो आप अर्ली चाइल्डहुड पढ़ते हैं और क्या लेटर चाइल्डहुड। तो आपसे पूछा है मिडिल, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था नहीं पूछा है, ना कि उत्तर बाल्यावस्था पूछा है, पूछा गया है मध्य बाल्यावस्था की क्या विशेषता है, ये आपको बतानी है। मध्य बाल्यावस्था मतलब बाल्यावस्था की एज कितनी होती है, 6 से 12। तो मध्य बाल्यावस्था इसके बीच का ले लीजिए आप, 5 से ले लीजिए, 5 से 9 वर्ष ले लीजिए, तो ये आपकी मध्य बाल्यावस्था की एज हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या है आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेजी गति से होता है, ये तो आपकी शैशवावस्था में भी हो जाता है। ठीक है, सेकंड पढ़िएगा अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। देखिए अमूर्त रूप से बच्चा मध्य बाल्यावस्था में नहीं सोच सकता है, ये तो लेटर चाइल्डहुड के बाद ही आएगा। अमूर्त रूप से, जो अमूर्त रूप मतलब जो चीज़ें उसे दिखाई नहीं देती उसके बारे में वो सोच सकता है, वही होता है अमूर्त रूप से सोचना। ठीक है, तो अमूर्त रूप बच्चा अभी 6 से 9 वर्ष में तो बच्चा नहीं सोच पाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। थर्ड में देखिए क्या कहा जा रहा है, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, ये बात आपकी करेक्ट हो जाएगी। जो कि जो 5 वर्ष से 9 वर्ष का बच्चा होता है तो जो चीज़ें तार्किक मूर्त रूप से सोचना मतलब जो चीज़ें उसे दिखाई देती हैं, अगर आप 5 उंगलियां दिखाओगे, उससे पूछोगे कितनी उंगलियां हैं तो वो बता देगा 5, मतलब अभी 9 वर्ष का ही बच्चा है। ठीक है, वो अभी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, वो अमूर्त चीज़ों के बारे में अभी नहीं सोच पाएगा, तो वो मूर्त चीज़ों के बारे में ही सोच पाएगा, इसलिए थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ में कहा जा रहा है अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा गठित होता है। तो देखिए अधिगम जो है वो संवेदी, ये तो शैशवावस्था में होगा ना, संवेदी एवं चालक, तो ये शैशवावस्था में होगा, ना कि ये मध्य बाल्यावस्था में होगा, तो इसका आंसर होगा थर्ड। लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा।
इसमें कहा जा रहा है परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की। देखिए ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर सेट अगर आप लगाएंगे तो आपको मिलेगा। सामाजिकरण देखिए क्या होता है, एक क्या होता है प्राइमरी होता है, एक क्या होता है सेकेंडरी होता है। ठीक है, प्राथमिक एजेंसियां होती हैं, एक द्वितीयक एजेंसियां होती है। तो प्राथमिक एजेंसियां कौन सी होती है, जिसमें परिवार होगा वो आपका प्राथमिक एजेंसी होगी, जिसमें परिवार नहीं होगा वो आपका क्या हो जाएगा, द्वितीयक एजेंसियां हो जाएंगी। ठीक है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। बस दो ही तरह के क्वेश्चन आपके सामाजिकरण से ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की। देखिए इसमें परिवार आ रहा है, तो जिसमें भी परिवार होगा, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो परिवार, उसका परिवार ही पहला जो है वो उसका समाज होता है, छोटा सा समाज पहले वो परिवार में ही आता है। ठीक है, पहले उसका छोटा सा समाज वही होता है, बाद में वो बाहर निकलता है। तो सबसे पहले तो प्राथमिक ये परिवार जो है वो प्राथमिक हो जाता है, बाकी सारी चीजें वो जो पास पड़ोस हो जाता है, आपका स्कूल हो जाता है, वो द्वितीयक हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों के समाजीकरण की कौन सी एजेंसियां हैं आपको बताना है। मनोवैज्ञानिक एजेंसी तो ये आपकी होती ही नहीं है, तो ये है आपकी प्राथमिक एजेंसियां, इसका सेकंड आंसर होगा। थर्ड में कहा जा रहा है मध्य तो होता ही नहीं है, द्वितीयक नहीं है क्योंकि इसमें परिवार है। ठीक है, अगर परिवार इसमें ना होता तो अब हम द्वितीयक पर जा सकते थे, लेकिन इसमें परिवार है तो परिवार जो है वो आपका प्राथमिक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर सेकंड होगा। बस दो ही होती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, दो ही होती हैं। ठीक है, बाकी ये सारे आपके गलत हो जाएंगे। तो ये 30 क्वेश्चन थे, तो आपने कितने क्वेश्चन 30 में से कितने करेक्ट किए हुए हैं ये हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार। ठीक है, इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने देखिए सीरीज स्टार्ट की है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लगवाते हैं, लैंग्वेज और जीडीपी का अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी क्लास में हम देखिए आपके देखिए 3 वैज्ञानिक जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए आपने पूरा पेपर जो है वो सॉल्व किया तो आपको ये इसमें पता चला होगा कि देखिए प्याजे से आपके क्वेश्चन पूछे गए, कोहलबर्ग से आपसे क्वेश्चन पूछे गए और वाइगोत्स्की से क्वेश्चन पूछे गए। तो ये 3 ही वैज्ञानिक को आपको पढ़ना है। देखिए आपको 2-3 दिन में आपको क्लास मिलेगी, इसमें प्याजे होंगे, लेओ वाइगोत्स्की होंगे और कोहलबर्ग होंगे। ठीक है, इन तीनों वैज्ञानिक से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपके सेट में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 9 क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन तो ज़रूर ही पूछे जाएंगे। तो तीनों वैज्ञानिक की एक क्लास हम ज़रूर लेंगे, उसमें आपको तीनों जो वैज्ञानिक है उसकी क्लास लेंगे और उसको साथ में समझेंगे। हमने प्याजे और वाइगोत्स्की को पढ़ा भी है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा हमारी क्लासेस जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट किया होगा तब आपको क्लासेस मिली होंगी। ठीक है, हम फिर से दोबारा से करेंगे तीनों वैज्ञानिक की क्लास, जिसमें हम तीनों को पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी साथ में समझेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन थे, 2019 का सेट था। अगर आप पूरा पेपर सेट जो है वो सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आप एनालाइज कर पाएंगे पेपर का स्तर कैसे होता है। तो पीवाईक्यू जो होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर सीटेट में। ठीक है, तो ये आपका 2019 का पेपर था। उम्मीद है आपने सॉल्व किया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने से हमें ये फीडबैक मिलता है कि हाँ बच्चों को क्लासेस पसंद आ रही हैं, तो टीचर और क्लासेस लेके आता है। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइएगा, जो चीज़ें आपको समझ में ना आई हो, अगर समझ में आई हो तभी अपनी राय ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलेंगे हम दूसरी क्लास में। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, हमने इसके पहले क्लास 2024 की जुलाई और जनवरी का सेट हमने कर रखा है, 2018 का कर रखा है, 2011 का कर रखा है, और भी जितने ईयर का क्वेश्चन बचा हुआ है उसके आगे हम सेट को सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।